यहाँ से थोड़ा टच कर देना सेकंड वाली से, उसके बाद फिर उठ के फिर वापस आगे निकलेगी। ये फोबिया का पॉइंट है, यहाँ लगता है ये। और यहाँ जब जहाँ के दोनों मिल रही है उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। हिंदी में भी बताऊंगी। गेट बंद करके आना। ये देखो ऐसा ऐसा कुछ बनेगा। ये जो बीच वाली है इसको फील करना है। इसको फील क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स है। बात नहीं मैम, दीपिका को भेजना, उसके बाद जाओ। भाई कौन है दीपिका? ये डायग्राम में देखो। सबसे पहले कॉर्निया जो हमें बाहर से दिख रहा है, आई का डायग्राम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा है इसका वो बनाया अभी। साथ साथ फंक्शन देखते जाओ, सब पार्ट्स के फंक्शन। आंखों के बाद जो हमें दिख रहा है व्हाइट दिख रहा है और उसके बीच में आई बॉल दिख रहा है। तो हम आई बॉल की स्टडी करेंगे कि इस आई बॉल के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। जो ये व्हाइट दिख रहा है ये हड्डी है, इसके बीच में आई बॉल है। अब ये आई बॉल कैसा, उसके ऊपर जो परत है, आई बॉल के ऊपर जो परत बाहर से है वो कॉर्निया, उसको कॉर्निया बोल रहे हैं। उसके श्वेत पटल है, पहली पटल को क्या बोले, श्वेत पटल। इसके ऊपर जो आई बॉल के ऊपर जो ये परत आ रही है ये पारदर्शी है, बाकी सारी अपारदर्शी है। पारदर्शी है इसीलिए अंदर देख पा रहे हैं, रोशनी अंदर जा रही है। यहाँ से सारी अपारदर्शी है, यानी कि ऊपर की परत जो हमें दिखाई दे रही है, आई बॉल ऊपर से बाहर से जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है, वो पारदर्शी है, कांच जैसी, एकदम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आर पार देखा जा सकता है। तभी तो हम आप किसी की आंखों के अंदर देखिए, और अब मैं यहाँ देख रही हूँ, ये टेक्स्ट की इमेज मेरी आंखों में होगी, वो कैसे पता लग रहा है, पारदर्शी है। अगर अपारदर्शी होती तो हमें पता नहीं लगता कि सामने वाली की आंखों में क्या है। तो ये पारदर्शी कॉर्निया में परत पारदर्शी होती है, बाकी सारे श्वेत पटल पे जो परत है वह पारदर्शी है। अब कॉर्निया के बाद एक्वियस ह्यूमर भरा होता है, इसको क्या बोलते हैं, जल द्रव। एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है कॉर्निया के बाद, उसको क्या बोलेंगे, एक्वियस ह्यूमर। उसके बाद आएगी प्यूपिल, पुतली बोलते हैं हिंदी में। इसका क्या रोल है, फैलना और सिकुड़ना। जब रोशनी तेज आ रही होती है तो पुतली सिकुड़ जाती है। सिकुड़ती क्यों है, रोशनी कम चाहिए। आंखों को रोशनी अंदर कम प्रकाश चाहिए तो वो सिकुड़ जाएगी। अंदर की इस ब्लैक आई बॉल के अंदर भी एक छोटा सा ब्लैक आई बॉल है, अगर ध्यान से देखोगे ना तो वो दिखाई देगा। वो इमोशंस के टाइम पे देखना, तो इमोशंस के टाइम पे जब हम बहुत खुश होते तो फैल जाता है,
और एग्रेशन के टाइम पे, अब एग्रेशन के टाइम पे कई बार फैलता है, जब इंटेंस इमोशंस होते हैं तो फैलता है, जब शांत हो जाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। वो अंदर के ब्लैक के अंदर भी छोटा सा गाइड होता है, उसका फैलना सिकुड़ना, वो प्यूपिल है। तो अब ये क्या कर रहा है, रोशनी अगर ज्यादा आएगी तो सिकुड़ जाएगा, प्रकाश अगर कम होता है तो फैल जाता है। फैलता क्यों है, प्रकाश कम होगा तो उसको ज्यादा चाहिए रोशनी अंदर, तो वो फैलता है। ठीक है, यहाँ से फिर रोशनी होती हुई कहाँ जाएगी, लेंस पे, यहाँ जाके इमेज बनती है। अभी तो जाने का काम हो रहा था, कॉर्निया से आई पारदर्शी अपरत एक्वेस ह्यूमर को क्रॉस करती हुई प्यूपिल ने डिसाइड किया कितना अंदर जाएगा कितना नहीं जाएगा, पहला सिकुड़ना। अच्छा, प्यूपिल का आकार किस पे डिपेंड करेगा, इरिस पे। ये जो इरिस बना हुआ है ना, ये सिकुड़ता फैलता कब है, जब इरिस पास आ जाता है तो ये सिकुड़ जाता है, इरिस दूर चला जाएगा तो ये फैल जाएगा। प्यूपिल अपने आप में फैलने सिकुड़ने का काम नहीं कर रही, इसका साइज छोटा बड़ा हो रहा है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इरिस है। आपका कलर सबका अलग अलग होता है, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक, ब्लू भी हो जाता है। तो ये आपके रंग निर्धारण कौन कर रहा है, इरिस कर रहा है। मैम फिर वो सिलेलर मसल्स कहाँ पे है? मसल तो पूरी आंखों में ही है, नहीं सिलेलर मसल्स मध्य पटल पे ज्यादातर मसल्स जो मिलेगी, ब्लड वेसल्स मिलेगी सारी। अब देखो हमारा कभी कभी लाल हो जाती है ना, किस लिए, मसल्स आती है वहाँ है, मसल्स दिख नहीं रही, लेकिन ब्लड की सप्लाई जिस टाइम बढ़ जाती है उस टाइम रेड हो जाती है। मैम जो लेंस होता है वो फिक्स्ड होता है ना, लेंस फिक्स्ड है, फिक्स है। हाँ, वो किसी मसल्स से अटैच होता है, अटैच ही मसल्स तो है, ये इरिस मसल्स है। उन मसल्स का नाम क्या है? सिल्की मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, अलग अलग टाइप की मसल्स होती है, लेकिन आपने इरिस नाम याद रखना, ठीक है, क्योंकि मसल्स तो सब जगह पूरी आंख में है, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जहाँ मसल्स नहीं है। ठीक है, अब वो रेड हो जाती है वो मसल्स। अब यहाँ ब्लड वेसल है, लेकिन वो ब्लड वेसल कब दिखाई देगी, जब ब्लड की सप्लाई तो चोट लग जाएगा हम आंखों में। ऐसे तो आप बहुत गौर से देखें तो हल्की हल्की मशीनें होती है डॉक्टर्स के पास, वो लगा के देखते हैं तो उनको ब्लड वेसल नजर आ जाती है। लेकिन हमारी आंख में जब चोट लग जाए तो रेड हो जाते हैं, जो वाइट पोर्शन है वो रेड हो जाता है, किस लिए, वो ब्लड वेसल्स मोटी हो जाती है। मोटी कब होती है, ब्लड की सप्लाई उस एरिया में बढ़ जाती है, ब्रेन को मैसेज जाता है कि यहाँ ब्लड चाहिए या कुछ हुआ है तो ब्लड भेजेगा ब्रेन का काम है क्या, उसको वहाँ कुछ एक्टिवेशन लेवल ज़्यादा है तो भेजो ब्लड। जिस टाइम हमारे ब्रेन का जो पार्ट एक्टिव होता है उस टाइम वहाँ पर ब्लड की सप्लाई बड़ी होती है। हमें नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, पर बहुत कुछ चल रहा है सिस्टम। जिस टाइम आप याद कर रहे हो, लर्निंग में कौन सा ब्रेन का पार्ट जिम्मेदार है, हिप्पोकैम्पस, लर्निंग और मेमोरी, उस टाइम वहाँ ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है। जिस टाइम जो ब्रेन का पार्ट या जो बॉडी का पार्ट एक्टिव होगा उस टाइम वहाँ ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है जब हम नर्वस होते हैं फेस रेड हो जाता है, उसके पीछे रीजन देखो, आईसिस को कोई लेना देना नहीं है, ये नॉलेज के लिए कहते हैं, फेस रेड हो रहा है इसलिए नर्वस हुए, चलो कोई नहीं ऑन कर दी, ये भी ठीक है। तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल नर्व्स भी एक्टिव हो जाती है, तो ब्रेन को मैसेज किया जाएगा ब्लड चाहिए। अब सबकी भी रेड नहीं होते, जरूरी नहीं नर्वस के टाइम पे ही हो, कई बार जो हमने काम ज्यादा कर लिया हो, हम थकावट ज्यादा हो रही है, काम ज्यादा कर लिया ना, तब भी रेड हो जाती है। जिनकी स्किन पतली होती है उनके नजर आता है, यही है पॉइंट। ठीक है, तो अब क्या कर रहे थे हम, प्यूपिल का हो गया, इरिस पे उसके आकार का निर्धारण किया, आँख के रंग का निर्धारण किया, उसके बाद लेंस पर गए। कई लोग होते हैं मतलब जिनको कोई बीमारी होती है क्या, एक मतलब दोनों आंखों का कलर अलग अलग होता है? अब ये तो मेरे को पता नहीं दोनों आंखों का कलर कभी अलग अलग, हालांकि आमतौर पे एक का होता है, बाकी है ना मोतियाबिंद हो गया उसमें हो जाता है। अब ये मेरे को पता नहीं, अगर आप मोतियाबिंद के बाद दूसरी आंख का कलर अलग हो जाता है क्या, अब बिना पता मेरे दादाजी को हो गया। अच्छा, दोनों आंखों का कलर अलग था, तो वो मोतियाबिंद के बाद हुआ। अब ऑपरेशन क्यों, वो मोतियाबिंद में करते क्या, वो एक परत हटाते हैं आपके ऊपर से, तो आँख का कलर फिर हल्का हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर ऑपरेशन तब कराओ, आंखों को कहते हैं ना कई लोग लेंस हटवाने के लिए कर लेते हैं, ये चश्मे हट जाए लेंस लगवा दो, तो उसके लिए लेजर का कर लेते हैं, ये नुकसानदायक इसलिए है। इस ऑपरेशन में क्या करते हैं कि वो परत ऊपर से हटाते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा जमी होती है उसको हटा देते हैं, फिर क्लियर दिखने लगता है। लेकिन अगर उसके बाद मोतियाबिंद हो जाता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि वो परत पहले हटा चुके, अब क्या हटाएंगे। ठीक है,
इसलिए ये ऑप्शन लास्ट होता है, सोच समझ के कराना चाहिए, फिर अंधे होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर हमने ये लेजर करवा दिया तो करवा लेते हैं लोग, लेकिन साइड इफेक्ट तो है। अगर बाई चांस फ्यूचर में मोतियाबिंद हुआ फिर उसका कोई इलाज नहीं है। ये होता क्यों है? भगवान जाने, बीमारी अपनी होती है इसके लिए, एक तो होते नहीं। अब मैं कैसे ज़्यादा टीवी देखने की वजह से कोई लॉजिक नहीं है। कोई होता है जो सारा दिन भी देखे, उनकी नहीं होती खराब आंखें। न्यूट्रिशन की वजह हो सकती है, अच्छा न्यूट्रिशन हमने नहीं लिया, ठीक है। कई सारे रीजंस हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है जीन्स के थ्रू, पेरेंट्स के द्वारा, ये पता नहीं लगता, एक कोई रीजन नहीं है किसी बीमारी के पीछे। तो अब क्या श्वेत पटेल के बाद मध्य पटेल। अच्छा, श्वेत पटेल का काम क्या है बताओ? आपकी रक्षा करती है, कठोर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अंदर की जो परतें आएगी वो हल्की सी पतली होगी, इसके अंदर मसल्स ज्यादा है। बाहर वाली परत में मसल्स कम नहीं के बराबर। श्वेत पटेल इसीलिए तो है, वहाँ कोई ब्लड वेसल नहीं है, कोई ब्लड की सप्लाई नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, कठोर है। अब आपको कुछ चोट लग जाए अचानक से, अगर कठोर श्वेत पटेल बाहर नहीं होती तो क्या होता? सीधा आंखें इफेक्ट होती, खराब हो जाती है हमारी आंखें। अब कितनी बार चोट लग भी जाती है आंखों में, सिर्फ रेड हो जाती है बस। ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर के लिए अंधे हो गए, क्यों नहीं होते? क्योंकि श्वेत पटेल उसकी रक्षा कर देती है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो चोट इतनी जल्दी अंदर नहीं आने देती है। जब बहुत तेज लगती है तब एक बात अलग होती है, वरना काफी हद तक श्वेत पटेल बचा के रखती है आंखों को। सेकंड मध्य पटेल, यहाँ सारे ब्लड वेसल्स, यानी आपको भोजन कहाँ से मिल रहा है? पोषक तत्व, न्यूट्रिशन। आपको न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा है? मध्य पटेल कर रही है, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी का खाना तो ब्लड ही है। हम लोग जो खा रहे हैं वो चेंज तो विटामिन्स में, ब्लड में, इन्हीं में चेंज हो रहा है। तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कैसे मानो, ब्लड है बॉडी का खाना। तो आपको भोजन कौन दे रहा है? पोषण का, न्यूट्रिशन का देने का काम कौन कर रहा है? ब्लड। वो कहाँ है? मध्य पटेल। थर्ड है रेटिना, सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि इंपॉर्टेंस सबकी है देखो अपनी, पर देखने का काम जो करती है वो रेटिना की नली पर है। इरिस से स्टार्ट हुई, देखो ये हम लेंस से भी कह सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर दो चाहे इसको, टच होती है, इरिस से टच होती स्टार्ट होती है। अब इसका क्या काम है? इसके ऊपर है बहुत सारी चीजें जहां से हम देखने का काम कर रहे हैं, रोशनी में अंधेरे में दिख रहा है हमको। अब इस परत पे हमने एक छोटा सा पार्टी दबा रखा है जिसको फोबिया, हिंदी में कहते हैं शायद इसको, देख लेते हैं, ठीक है, लिख दो हिंदी में। तो ये फोबिया क्या काम करेगा? अच्छा, रोड्स एंड कोन्स होते हैं, ये बात इस पे ध्यान रखनी है। इसमें रेटिना में जहाँ से हमको दिख रहा है, दृष्टि पटल नाम इसका, ये दृष्टि पटल देखने में काम यही कर रही है। ये तो रक्षा करने का कर रही थी, ये पोषण देने का कर रही थी, अब देखने में काम आँख में रेटिना ही कर रहा है। अब इसके ऊपर है दो चीजें, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स करेंगे अंधेरे में देखने का काम, और कोन्स करेंगे रोशनी में देखने का काम। अभी जो फोबिया है, अब यहाँ बताओ रोड्स होंगे या कोन्स होंगे? कोन्स। अब हम लोगों को रोशनी में ज्यादा देखने का काम पड़ता है ना, रात को तो सो जाते हैं, अंधेरे में तो कम ही देखते हैं। आंखों के एक ऐसा, आंखों में इसमें रेटिना पे एक ऐसा पार्ट है जिसको फोबिया कह रहे हैं, और यहाँ पर कोन्स प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। इसके आसपास बाहर रोड्स कोन्स दोनों है, लेकिन फोबिया एक ऐसा पॉइंट है जहाँ कोन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये सिर्फ रोशनी में देखने का काम करता है। रोड्स अंधेरे में देखने का काम करते हैं, कोन्स रोशनी में देखने का काम करते हैं। तो कौन सी संख्या ज्यादा है? रोड्स की संख्या, रोड्स नहीं, कोन्स की ज्यादा है, रोड्स, ठीक है। उसके बाद एक और है रेटिना पे ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पर ये दोनों आके ऐसे मिल रही है, हमने ये बनाई थी ऐसी, जहाँ पे आके ये मिलती है उसको बोल रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट। वहाँ पर ना तो रोड्स है ना कोन्स है। जैसी इंफॉर्मेशन आई, अब वो ये ब्लाइंड स्पॉट ही ऐसा पॉइंट है जहाँ से इंफॉर्मेशन अब ऑप्टिक नर्व से होती ब्रेन में जाएगी, ब्लाइंड स्पॉट से होती है। यहाँ तो ना तो रोड्स है ना कोन्स है, ये देखने में कोई भूमिका अपनी अदा नहीं कर रहा है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन सिर्फ अंदर ले जाने का काम कर रहा है। फोबिया पे कौन सा है जो सिर्फ रोशनी में काम कर रहा है। तो ये रोड्स एंड कोन्स के क्वेश्चन कई बार आ सकता है, दंड और शंकु बोलते हैं हिंदी में, लेकिन आप रोड्स एंड कोन्स नाम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको ऐसे याद करना। रोड्स देखने का काम अंधेरे करेंगे, कोन्स रोशनी में देखने का काम करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है।
डोर्सल हॉर्न्स को, ठीक है। और हमने इसमें एक विट्रियोस ह्यूमर लिखा था, इसके बीच भी द्रव पदार्थ भरा होता है, हम इसको ऐसे भर सकते हैं। विट्रियोस ह्यूमर को कांच द्रव बोलते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, प्रकाश को जो आ रहा है अंदर उसको थोड़ा सा लिमिट करते हैं उसकी, ताकि आंखों के अंदर बहुत ज्यादा ना जाए। यहाँ से भी ये समझो छनता हुआ सा आ रहा है, इनका काम क्या है, उस प्रकाश को छान देने का काम है। एक्वेस ह्यूमर का भी, विट्रियोस ह्यूमर का भी। देखो एक तो जल द्रव भरा हुआ है, इसकी वजह से आंख की शेप बनी हुई है। अगर बीच में कुछ नहीं होता, ये है इसकी वजह से तो शेप बनी हुई है, कुछ तो भरा हुआ है बीच में। फैन ऑन किए, बंद करो। तो इन दोनों का काम क्या है, एक तो रक्षा तो करता है। देखो जब भी कुछ चीज बीच में भरी होती है, डायरेक्ट ठेस नहीं पहुंचती ना आपको, भी बीच में कुछ पदार्थ सा भरा हुआ है और उसमें तो जेली टाइप पदार्थ होता है, ताकि ठेस पहुंचे तो आपस में टच ना हो जाए चीजें। अब हमारा ब्रेन है, ये सीधा यहाँ ब्रेन नहीं है, इसके स्कल के बाद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड कुछ भरा हुआ है, उसके बाद ब्रेन है। अगर टक्कर लग जाए हमारे से, कहीं टकरा जाए तो सीधा अगर वो स्कल से टकरा जाता तो ब्रेन में कहीं ना कहीं ठेस पड़ जाती, हो चोट हो जाती, डैमेज हो जाता। और छोटे छोटे हर एक पोर्शन कुछ ना कुछ चीज़ों की जिम्मेदार है, छोटी सी ठेस लगती है पता नहीं क्या डैमेज हो जाता। तो वो बीच में द्रव पदार्थ है उनके, जिसके बीच में तैर रहते हैं। ये तैर अंदर जो है वो तैर रहा है, हवा में है, हवा तो नहीं कह सकती, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ऊपर तैर रहा है, जेली जैसा पदार्थ है। अब ठेस लगती है तो वो इतना ज्यादा जेली है कि थोड़ा ही हिल पाता है, अंदर का ब्रेन ज्यादा नहीं हिलता। हमको चक्कर आ जाते हैं क्योंकि अंदर का वो हिला तो है कुछ पोर्शन जो था, तैर रहा था उस जेली के अंदर, अब वो भिड़ने की कोशिश करता है, स्कल तक वो जा नहीं पाता, वो सरकता तो है ही। अब कोई चीज आपके मान लो कोई चीज हवा में कुछ है, आप थोड़ा सा हिलाओ तो हिलेगी, ठीक है। तो अब वो टकराएगा नहीं, ऐसे आंखों में भी होता है, ताकि वो ठेस ना पहुंचे, इसलिए जेली जैसे पदार्थ बने होते हैं। चोट लगे तो आंखों को ठेस ना पहुंचे। पूछना है कई लोगों को वैसे भी तो चक्कर आ जाते हैं ना, मतलब बिना ये रीजन कई सारे होते हैं, हम कोई एक रीजन डिसाइड नहीं कर सकते किसी चीज के लिए। एक रीजन वो भी होता है, अब मान लो जोर से कोई सिर आपका दीवार पे नहीं मारे, इमेजिन कर लो तो क्या होएगा, चक्कर आता है ना, क्या मतलब दोषों गिर जाए एक बार, पेशेंट्स नहीं लेते ना तब भी तो होता है। हाँ वो तो देखो अलग, सारे रीजन अलग अलग है, चक्कर आने के सेम रीजन थोड़ी है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है। ये एक रीजन बस ये बताइए कि एक बार अगर बैलेंस अंदर का बिगड़ जाए, जो ब्रेन और पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, अगर वो हिल जाए तो एक बार तो कुछ हिलेगा। अब आपका जो कंप्यूटर चलाते हो उसका ब्रेन कौन है, सीपीयू। अब उसका कोई तार हटा दो, निकालो, गड़बड़ हो जाएगी ना कंप्यूटर में, वैसा ही है। अब हेड को ऐसी हेड थोड़ी है, वो हेड है, पूरी बॉडी का हेड है, उसको कोई परेशानी नहीं तो पूरी बॉडी एक बार तो इम्बैलेंस, थोड़ा सा सरक तो जाएगा, देखो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए चक्कर आता है। अब आप लोग घूमने लग जाओ, घूमने के बाद बैठो तो एक बार घूमता सा दिखता है ना, वो क्यों दिखता है बताओ? ब्रेन की मूवमेंट हम फर्क कर रहे हो, ब्रेन की मूवमेंट में जानबूझ के। एक तो वो इल्यूजन भी होता है, हालांकि वो सब चीजें घूम नहीं रही है पर हमको घूमती नजर आ रही है, लेकिन वो ब्रेन के ऊपर सेट होने में टाइम लगता है। हम जोर जोर से घूम रहे हैं, थोड़ा सा घूमो तो ऐसे ब्रेन नहीं हिलता। अब हाथ पूरे घूमते ना, पहले घूमते थे यस तो अगर जोर जोर से घूमो फिर बैठ जाओ तो हमने एक चक्कर सा बना दिया ब्रेन के लिए, अचानक से हम रुक गए, ठीक है। इसीलिए घूमता सा नजर आता है थोड़ी देर के लिए। ट्रेन में ले लो, अब ट्रेन में एक रात पूरी सो के देखो, घर में आकर सो गए सुबह, लगेगा चल ही रहा है, सब कुछ चलता सही नजर आएगा। आप बंद करते रहिएगा, ट्रेन चल रही है, जबकि आप अपने घर पे हो, आराम से सो रहे हो, वो मूवमेंट वो फिक्स हो जाता है ना ब्रेन में कई टाइम तक, अगर उसी मूवमेंट में हम रहे तो। इसलिए कहाँ थे हम, ब्लाइंड स्पॉट तक हो गया था, यहाँ से ऑप्टिक नर्व में इंफॉर्मेशन जाएगी। अब ऑप्टिक नर्व के बाद इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, ब्रेन के कौन से पार्ट में जाएगी, 4 लोग बनाए थे ना, ये मान लो ब्रेन, ड्राइंग में ज़्यादा अच्छी है नहीं, इमेजिन ही कर लेना बस।
नर्व की इंफॉर्मेशन कौन से वाले लोब में जाएगी? ऑक्सीपिटल में जाएगी। हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फीयर है, बीच में एक लाइन है, दो हेमिस्फीयर है, एक राइट एक लेफ्ट, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट, राइट साइड वाला राइट। लेफ्ट साइड वाला हेमिस्फीयर राइट साइड के बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट साइड वाला हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, यानी अपोजिट कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अगर पैरालाइज हुआ किसी को, मान लो कि लेफ्ट बॉडी पार्ट में हुआ तो कहाँ गड़बड़ है? राइट साइड के हेमिस्फीयर में गड़बड़ है। और हेमिस्फीयर क्या? पैराइटल लोब, पैरालिसिस के लिए पैराइटल लोब जिम्मेदार होता है। अब देखने के लिए ऑक्सीपिटल लोब जिम्मेदार है। ये कुछ मेन है जो आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीपिटल लोब देखने में, टेम्पोरल लोब सुनने में, लर्निंग मेमोरी में भी वही है, इमोशंस में भी यही है। पैराइटल लोब सेंसेशन में, और सेंसेशन वो पैरालिसिस इसीलिए सेंसेशन भी होती है ना, पैरालाइज है तो इसीलिए सेंसेशंस में इसका योगदान है। फ्रंटल लोब प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कुछ काम हम कर रहे हैं, मोटर एक्टिविटी कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, सारा फ्रंटल लोब। आगे का पोर्शन फ्रंटल लोब है, कान के पीछे टेम्पोरल लोब है, यहाँ पीछे ऊपर कर लो पैराइटल लोब और एकदम पीछे ऑक्सीपिटल लोब। चारों में सबसे छोटी होती है ऑक्सीपिटल, सबसे बड़ी होती है फ्रंटल। में चारों साथ में होती है या फिर मतलब अलग अलग जगह होती है? वहाँ पे ऐसे अलग अलग होती है? नहीं, ब्रेन देखो अब दो हेमिस्फीयर है, इसमें लोग दो हेमिस्फीयर, बीच में लाइन है, ये लाइन डार्क होती है बहुत ज्यादा। दो हेमिस्फीयर, अब ये टच आपस में टच, देखो लाइनें तो जैसे मैंने बताया लाइनें तो होगी, लेकिन आपस में टच होते ही अलग अलग, कोई पोर्शन नहीं कि एक यहाँ और उसके बाद दूसरा कोई छोटा सा पार्ट है वो दूसरी जगह है। अब लेक्चर खाना बंद करना, ये काम करना। तो ये टच है, चारों पार्ट्स आपस में टच है। और दूसरे हेमिस्फीयर, टच तो दूसरा हेमिस्फीयर भी है, जुड़ा हुआ है लाइन, जिस लाइन से जुड़ा हुआ है ना उसको कॉर्पस कोलोसम बोलते हैं। ये आपका है भी पार्ट सिलेबस का, इसलिए मैं ज्यादा लिख नहीं रही, ब्रेन का ज्यादा नहीं जाती। कॉर्पस कोलोसम बोलते हैं जिस बीच की लाइन की वजह से दोनों हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं। स्प्लिट ब्रेन स्टडी हुई है, स्प्लिट ब्रेन स्टडी मींस दोनों हेमिस्फीयर को अलग कर दिया काट के, और उसके बाद स्टडी करी कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट पड़ता है, दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे पे इफेक्ट आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, फंक्शंस होते रहते हैं, क्योंकि राइट वाला लेफ्ट को हैंडल कर लेता है, लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर राइट बॉडी पार्ट को हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो स्प्लिट ब्रेन स्टडीज में हुई है। तो ये जो लोब है चारों आपस में जुड़ी हुई है, नहीं दिख रहा? ऑक्सीपिटल लोब का क्या फंक्शन है? देखने में ऑक्सीपिटल लोब भी एक ऐसी लोब है जो सिर्फ एक फंक्शन में काम करती है देखने में, बाकी सबके बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, सिर्फ ये छोटी इसलिए छोटी सी है, ये हो सकता है मैंने बड़ी बना दी तो छोटी। ठीक है, ये सबसे छोटा पार्ट ऑक्सीपिटल लोब सबसे छोटा है। तो अब ये हम पर क्या देते हैं, ऑप्टिक नर्व से इंफॉर्मेशन होती है कहाँ जाएगी? ऑक्सीपिटल लोब में जाएगी, जहाँ देखने का काम होगा। अब हम सपने में इमेजेस देख रहे होते हैं, निंदा में देखते हैं, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कौन सी लोब? टेम्पोरल भी है, क्योंकि इमोशंस में वो जुड़ी है, सपने आ रहे हैं उसके पीछे इमोशंस तो है। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड में जो बातें करी उसकी वजह से भी सपने हो सकते हैं। कई बार सपनों में लोगों को फ्यूचर भी मिल जाता है, वो डिपेंड करता है उनका ब्रेन कितना एक्टिव है, डिपेंड होता है। तो इमेजेस तो बन रही है, तो वो इमेजेस अगर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है इसके अंदर, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ऊपर का भाग, उसको बोलते हैं प्राइमरी, प्राथमिक विजुअल केंद्र, अगर उसमें क्षति हो जाती है तो सब ऐसा रिसर्चेस प्रूव कर रही है कि फिर सपने में भी इमेजेस नहीं बनती, नहीं। ठीक है, अब जो लोग अगर जन्मजात अंधे होते हैं ना कुछ लोग, तो उनकी पिक्चर नहीं बनती। अब अगर जन्म के टाइम में उनकी आंखें ठीक थी, बाद में उनकी आंखें चली गई, उनको अब दिखाई नहीं देता है, तो उन्होंने आंखों की रोशनी जाने से पहले जितनी चीजें देखी वो इमेजिन कर सकते हैं, वो सब उनको वो सोचेंगे, दिमाग में वो पिक्चर आएगी, क्योंकि बाद में उनको दिखना बंद हुआ। लेकिन अगर जन्म से नहीं दिख रहा था तो कोई पिक्चर माइंड में नहीं है, क्योंकि पिक्चर उन्होंने कभी देखी ही नहीं, कभी परसेप्शन हुआ ही नहीं पिक्चर्स का, तो उनको पता ही नहीं पिक्चर्स कैसे दिखती है। ठीक है, तो हम लोग मतलब हम लोग बोलते हैं कि हमारा माइंड सब
सबसे ज़्यादा पिक्चर्स को मतलब कैच करता है। हाँ, सबका नहीं करता है, ये सबका अलग अलग कैपेबिलिटी है। मेरे जैसे का अच्छा करता है, जैसे हम मेमोरी के लिए मोस्टली पिक्चर्स यूज़ करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जिन्होंने देखा ही नहीं वो क्या करेंगे? उनको नहीं दिखता, उनके स्पेशल स्कूल्स होते हैं, फिर उनको इशारों से सिखाया जाता है। दिखा तो सकते ही, क्या देख नहीं सकते तो हाँ हम कुछ और ब्रेल बोल लिपि होती है ना मैम, एक एक बोलो, ब्रेल लिपि होती है ना मैम, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। ब्रेल लिपि के द्वारा उनको मेरे को नहीं पता क्या होती है। अच्छा, स्पेशल एजुकेशन उनको दिया तो देखो दिख नहीं रहा है पर उनको फील करना सिखाया जाता है। उनकी टच की सेंसेशन इतनी ज़्यादा होती है जितनी हमारी में होती है, उनकी सुनने की भी ज़्यादा होती है, उनको हमको इतनी आवाज़ फील नहीं होती जितनी उनको फील हो जाती है। उनके दूसरे सेंसरी ऑर्गन को ज़्यादा एक्टिव किया जाता है। अगर एक नहीं है तो दूसरा ज़्यादा एक्टिव करेंगे। हालांकि होना सबका चाहिए ज़्यादा एक्टिव सेंसरी ऑर्गन, लेकिन उनका एक नहीं तो उसकी क्षतिपूर्ति कहीं पर कर रहे हैं और वो ब्रेन का पार्ट्स भी करता है क्षतिपूर्ति। अगर एक काम करना बंद कर दे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाता है। अब इमोशंस में मान लो कि टेम्पोरल लोब का एमिगडाला जिम्मेदार है, मान लो नहीं है भी, अगर एमिगडाला में क्षति हो जाए, हालांकि रिसर्चेस क्या प्रूव कर रही है कि इमोशंस खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिस करवाएं, बार बार कुछ कुछ फील करवाने की कोशिश करें तो ब्रेन के दूसरे पार्ट्स उसका करना फंक्शन करने लगते हैं। ठीक है, एक हेमिस्फीयर का एमिगडाला क्षति होगी, हो सकता है दूसरा वाला चल रहा हो, दो हेमिस्फीयर है, दिमाग लग गया वो बात नहीं, हम दोनों हेमिस्फीयर में चीजें होती है, सेम चीजें, थोड़ा बहुत फर्क तो होता है, छोटा बड़ा भी होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, साइज में भी फर्क होता है। ये मतलब जैसे इसमें पैरेटल लोब है, हाँ ये चारों सेम है, लोब सेम है चारों। फर्क क्या है, फीमेल्स में दोनों हेमिस्फीयर इमोशंस में काम करते हैं, मेल्स में एक ही करता है, लेफ्ट करता है। फीमेल्स ज़्यादा इमोशनल क्यों होती है, लोग कहते हैं कि ज़्यादा इमोशनल, क्यों ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि उनके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर काम कर रहे हैं इमोशंस में, इसीलिए। अब मेल्स का ब्रेन का साइज बड़ा होता है, फीमेल्स का छोटा होता है, तो पहले के जमाने में लोग क्या कहते थे, दिमाग कम होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसके पीछे असली लॉजिक क्या है, साइंटिफिक लॉजिक क्या है, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर दो टाइप के मैटर होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, तो वो व्हाइट मैटर को थोड़ा सा बना देती है। आप देख लो क्लास है क्या कोई दूसरी, ये क्या है, न्यूरॉन है, इसके अंदर एक्सॉन के अंदर व्हाइट मैटर भरी होती है। अब जिस मेल्स में व्हाइट मैटर ज़्यादा होती है, ये लाइनें ज़्यादा होती है, बड़ी बड़ी होती है, न्यूरॉन्स सबके पास है, पर उनके न्यूरॉन्स के बीच जो एक्सॉन है, एक्सॉन का पार्ट बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा जगह रोक लेते हैं, तो मेल्स का ब्रेन थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन इसका इंटेलिजेंस में कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये भ्रम है लोगों का कि फीमेल्स के पास ब्रेन का छोटा है पर इंटेलिजेंस में रोल नहीं है, ये सिर्फ व्हाइट मैटर की वजह से उनका बड़ा है और कोई फर्क नहीं आ रहा।